इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेल इंजरी के बारे में बताया था और कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी के बारे में बताया था, मगर वहाँ पे मैंने केवल आपको टॉपिक समझाया था। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उसको जाके आराम से देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो आइए इसमें से जो मेन है उनको हम लोग अब समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हाइपोक्सिया और इस्कीमिया के बारे में। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया एक बहुत ही प्रोटोटाइप चीज़ें हैं जो लगभग कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट अगर हमारे शरीर में सेल इंजरी कॉज करता है तो उसमें कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया और इस्कीमिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये एक्वायर्ड कॉजेस के अंतर्गत रखे गए हैं हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। क्या होते हैं अभी ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट क्या बता दे रहा है कि हाइपोक्सिया में बी डिफाइंड एज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइपोक्सिया में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। और इस्कीमिया का क्या मतलब होता है, रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं खून नहीं पहुंच पाता है। तो अभी एक चीज़ समझना, जो ब्लड होता है उसके अंदर पाया जाता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं 4 हीमी। एक हीमी 1 ऑक्सीजन कैरी करेगा तो 4 हीमी 4 ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो कम शब्द में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा किसी जगह पे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया क्या है मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जाम में कैसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, आप ये क्वेश्चन भी लिख देना एग्जाम में, हाउ डू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया कॉजेज सेल इंजरी। आखिर ये सेल इंजरी कैसे कॉज करते हैं लिखिएगा, फिर फ्लोचार्ट में देखिएगा। इस्कीमिया जो कि होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई विल लीड टू हाइपोक्सिया, इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। एंड हाइपोक्सिया विल रिड्यूस एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, और हाइपोक्सिया की वजह से एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन बंद पड़ जाएगा। एंड इट विल कॉज सेल इंजरी, और उसी से सेल इंजरी होगा। ठीक है, अभी समझिएगा एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन का क्या मतलब होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये जो हमने अभी को नाम लिया एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, हमारे खाने से हम एनर्जी उत्पन्न कराते हैं मगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ ये भी लिखा हुआ है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन नो एरोबिक रेस्पायरेशन। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होगा, और इस तरह से हाइपोक्सिया और इस्कीमिया जो होते हैं सेल इंजरी कॉज करते हैं। बात मानो मेरा, आपको कई ऐसे YouTube पे चैनल मिल जाएंगे जो आपको कई अलग अलग तरह से थ्योरी दे देंगे और समझा देंगे, मगर फ्लो चार्ट के साथ में समझाना और फ्लो चार्ट से ही सारा आंसर खत्म कर देना केवल द DRX फैमिली को बाकायदे से आता है। तो उस बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर पूछ लेना मुझसे। चलिए, एक्वायर्ड कॉजेज में आपने ये जरूर देखा होगा, वहाँ पे लिखा था फिजिकल एजेंट। तो ये फिजिकल एजेंट सेल इंजरी कैसे कॉज करता है इसके बारे में बात होने वाला है। फिजिकल एजेंट कॉजेज फिजिकल इंजरी, ये भौतिक रूप से इंजरी प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकली इंजरी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, अगर कांटी बहुत ज़्यादा चुभा तो वो सीवियर इंजरी होगा। कांटी का बस टिप तुम्हारे स्किन पे चुभा और वापस आ गया तो उसको कहा जाएगा माइल्ड इंजरी। ठीक है, मतलब बता रहा है फिजिकल एजेंट जो होते हैं वो फिजिकल इंजरी कॉज करते हैं, और ये फिजिकल इंजरी या तो माइल्ड होगा या तो सीवियर होगा, और अल्टीमेटली ये कॉज किस पे करते हैं, हमारे शरीर के सेल्स पे। तो वही लिखा है, फिजिकल एजेंट कॉजेज फिजिकल इंजरी विच कैन बी माइल्ड और सीवियर टू द सेल ऑफ द बॉडी। अब ये फिजिकल एजेंट कितने तरह के हो सकते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ रहा है थर्मल ट्रॉमा, मतलब जब आप आग से जल जा रहे हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा, मतलब जब आप बाइक से गिर जा रहे हैं, ट्रेन से गिर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आप मतलब बिजली का करंट लग जा रहा है आपको। रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे। इन सभी चीज़ों को रखा गया है फिजिकल एजेंट के अंतर्गत, और ये कहीं ना कहीं सेल इंजरी कॉज करते ही करते हैं। केमिकल एजेंट की अब हम बात कर लेते हैं। केमिकल एजेंट कॉजेज सेल इंजरी। अब ये जो केमिकल एजेंट होते हैं ये सेल इंजरी कॉज कर रहे हैं। कौन कौन से केमिकल एजेंट हैं उनको देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने वाला, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला। ड्रग मॉलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं इनको केमिकल एजेंट के अंतर्गत रखा गया है जो सेल इंजरी कॉज करेंगे। अब ये कॉज कैसे करते हैं सेल इंजरी को समझिएगा। या तो ये प्रोटीन के प्रिसिपिटेशन करा देंगे, जो हमारे कोशिकाओं के अंदर जो सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं उनका प्रिसिपिटेशन करा देंगे, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाएंगे, और या तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर देंगे। और जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में कुछ छेड़छाड़ होगा। सेल के अंदर से पानी बाहर आ सकता है या बाहर से सेल के अंदर पानी जा सकता है, और दोनों ही केस में सेल इंजरी होना तय है।
चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल स्पीसीज़ की। माइक्रोबियल स्पीसीज़ की वजह से भी मोस्ट कॉमन चीज़ है ये, जिसके वजह से सेल इंजरी होता है, ठीक है। तो माइक्रोबियल स्पीसीज़, अब एक चीज़ समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट का कोई मतलब ऐसा कोई नाम ही नहीं है माइक्रोबियल एजेंट, क्योंकि वो खुद में एक एजेंट हैं। तो यहाँ पे उनको स्पीसीज़ कहा जाता है, माइक्रोबियल स्पीसीज़। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विल लीड टू, इनके वजह से होगा 3 चीज़, या तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे, या तो न्यूक्लियर डैमेज करेंगे, या तो स्ट्रक्चरल डैमेज करेंगे हमारे सेल का, और अल्टीमेटली कहा जाए ये सेल इंजरी कॉज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा, सोशल, cultural and environmental phenomena and influences that affect the mental health and the behavior are called as साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अभी एक कम समझने में आपको बताऊंगा कि अफ्रीका में एक ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी के शरीर को ब्लेड से फाड़ दिया जाता है, और ऐसा मान्यता होता है कि यदि वो आदमी जिंदा रह जाता है और उसको झेल लेता है दर्द को, तो उसके अंदर एक घड़ियाल के जितना ताकत है, या ऐसा कह लीजिए एक मगरमच्छ के जितना ताकत होता है उसके अंदर। तो वो भी क्या हो रहा है, आखिर ब्लेड से उसके शरीर को फाड़ा जा रहा है, वो एक तरह का सेल इंजरी है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने दोस्त के साथ में अगर बैठ के 2 सुट्टा मार दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा टेंशन कम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको एट अ टाइम तो मज़ा मिल जा रहा है, मगर आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जा रहा है। ये भी है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के वजह से सेल इंजरी। अभी समझिएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म कॉजेज सेल इंजरी, ये सेल इंजरी कॉज करते हैं। और कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, लंग कैंसर, पेप्टिक अल्सर, लीवर डिसीज़, ये सारे के सारे रखे गए हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में। और एक और चीज़, क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, जब इंटरव्यू देने जाता है आदमी तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा ऐठन होने लगता है, HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, ये भी एक तरह का ही साइकोलॉजिकल फैक्टर ही है। चलिए, अभी तक हमने जो बात किया था वो था एक्वायर्ड कॉजेज़ के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कॉजेज़ के बारे में। जेनेटिक कॉजेज़ मतलब समझना ध्यान से कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होता है या ऐसे सेल इंजरी होते हैं जब हम गर्भ में होते हैं और जब हमारा शरीर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेसिस। उस दौरान में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे अंदर जो सेल इंजरी होता है उसको रखा जाता है जेनेटिक कॉजेज़ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि बताओ 15-20 पॉइंट, मगर लिखो किसी एक पॉइंट को जो बहुत कॉमन हो। तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट सबसे कॉमन है, देखिएगा ध्यान से। डेवलपमेंटल डिफेक्ट आर द डिफेक्ट दैट इंक्लूड फीटल एबनॉर्मेलिटी, मतलब ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाता है। अराइजेस ड्यू टू एरर इन मॉर्फोजेनेसिस, और ये इस वजह से होता है जब हम उस बच्चे का शरीर बन रहा होता है। दैट मॉर्फो मतलब होता है कहीं ना कहीं बात स्ट्रक्चर की, और जेनेसिस मतलब क्रिएशन या प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है, स्ट्रक्चर बनने की प्रक्रिया चलती है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गया तो उसके वजह से होगा डेवलपमेंटल डिफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कैन अकर ड्यू टू टेराटोजेंस। अब देखिएगा यहाँ क्या बोला मैंने कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट टेराटोजेंस की वजह से होता है, और ये टेराटोजेंस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। और यही टेराटोजेंस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्थ डिफेक्ट के लिए, ठीक है। अब ये टेराटोजेंस कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, चलिए, केमिकल मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, एक एग्जाम्पल है फीटल हाइड एंड ट्विन सिंड्रोम। फीटल हाइड एंड ट्विन सिंड्रोम क्या है, अभी ध्यान से समझिएगा। एक महिला है जो गर्भवती है, और यदि उसको मिर्गी के झटके आते हैं तो वो हाइड एंड ट्विन ड्रग का इस्तेमाल करेगी, हाइड एंड ट्विन क्लास के ड्रग का इस्तेमाल करेगी। गारंटीड उसके बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या है, असल मायने में एक तरह का प्रॉब्लम है जो आपके हार्ट के स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है, आपके हार्ट के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अभी एक चीज समझना, बार बार मैं यहाँ सिंड्रोम बोल रहा हूँ, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम और सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल इसमें टेराटोजन है, तो वहाँ पे लिखा है मैंने टेराटोजन एग्जाम्पल इथेनॉल विल रिटार्ड द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट। इसके वजह से क्या होगा, यदि कोई महिला है जो गर्भवती है और वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, तो उस केस में उसके बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।